Hello everyone. Well, in this video we are going to start chapter 5, quality, okay, from Honeycomb book. As you know, this is our main book, this is our textbook, and we are going to start chapter 5 today. Well, the author begins the chapter with the line that he knew him from his childhood, from the days of his extreme youth. For whom him is used here. यहाँ पे him किसके लिए यूज हुआ है? That we will see. Okay, so him is used here for a shoemaker, for a boot maker. boot यहाँ पे shoes के लिए यूज हुआ है, right? तो ये एक shoes बनाने वाला था, boot बनाने वाला था. उस boot maker को author बचपन से जानता है. And how did he know from his childhood? वो उसे बचपन से क्यों जानता है? It was because he used to make his father's boot as well. ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके फादर की बूट भी बनाता था. तो बहुत ही ओल्ड बूट मेकर था, ठीक है, बहुत ही फेमस बूट मेकर होगा जिसे जानता है ऑथर. Alright. So the bootmaker used to live with his elder brother in his shop that was situated in a very small street in the fashionable part of London. जी जो ऑथर है यहाँ पे, ऑथर कहाँ पे रहता था? वो अपने बड़े भाई के साथ उनकी शॉप में रहता था, उनकी दुकान में रहता था. और जो शॉप थी, जो दुकान थी, वो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट की एक छोटी सी गली में सिचुएटेड थी, स्थित थी. That shop had its own signification. Okay, significant or you can say distinction. इस शॉप की एक अलग ही पहचान थी. ये जो शॉप थी वो अपने आप में बिल्कुल अलग थी. Okay, there was no other sign except Gessler's brother. उस शॉप के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ था Gessler's brothers. All right. Okay, and in this shop there were few pair of shoes as well in the window, glass window. इस शॉप की जो ग्लास विंडो थी वहां पर कुछ पेयर शूज भी रखे हुए थे. एंड व्हाई इज इट सो? सिर्फ कुछ ही पेयर क्यों थे? बिकॉज ही मेड व्हाट वाज ऑर्डर. क्योंकि वो उतने ही शूज बनाता था जितना कि उसे ऑर्डर मिलता था. वो कभी एक्स्ट्रा बना के और वो रखता नहीं था. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जिसको ऑर्डर मिलता था वो करेक्ट मेजरमेंट लेके, किसी भी कस्टमर का पूरी तरह से अच्छे से मेजरमेंट लेके उसके पैर में वो बिल्कुल फिट बिठाता था. इसीलिए उसको जितना ऑर्डर मिलता था इतना ही वो बनाता था. ऑलराइट. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट. जो उसने एक बार बना दिया ना, वो फिट होने में कभी फेल नहीं होता था. मतलब कोई भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता. इतना परफेक्टली वो अपने शूज बनाता था. द ऑथर फाउंड हिज शूज मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. ऑथर को उसके शूज बहुत ही मिस्टीरियस लगते थे और बहुत ही वंडरफुल लगते थे. ओके, एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज हिज शूज लास्टेड लॉन्ग. क्योंकि इसके जो शूज बनाए हुए थे ना, वो काफी दिनों तक चलते थे, काफी दिनों तक वो खराब नहीं होते थे, टूटते नहीं थे और में कोई दरार नहीं आती थी. और इसीलिए ऑथर की शॉप पे बहुत ही रेयर जाता था. ठीक है, he had to visit his shop very rare. Okay, and the reason was its shoes lasted long. इसका रीजन ये था कि उसके शूज काफी दिनों तक टूटते नहीं थे, इसलिए वो शॉप पे, ठीक है, काफी दिनों में जाता था. One day, the author remembered his remark that he had given, and that was really very shyful. He found the remark very shyful. एक बार जो author है वो अपना remark याद करता है जो कि उसने shoemaker को दिया था, कि shoemaker को कुछ ऐसा ही बोल दिया था और उसको उसके बाद उसे खुद को शर्म आ रही थी कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था. और वो remark क्या था? उसने ये बोल दिया कि तुम्हारा जो काम है बहुत ही छोटा नहीं है, बहुत ही powerful है. The work which had been done by the shoemaker is a very awful or very weird. That was the remark given by the author. Author ने ये वाला remark दे दिया था. Now the shoemaker's face turned red. जो shoemaker था उसका फेस थोड़ा सा रेड हो गया, but he kept a smile on his face. उसके फेस पे अभी भी एक स्माइल थी. And he replied, okay, this is an art. उसने रिप्लाई किया कि ये तो एक कला है, ये तो एक आर्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता. इस सिचुएशन से ऑथर को थोड़ा सा फील हुआ कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी. ओके, नाउ द ऑथर डिस्क्राइब हिज शॉप. ठीक है, ऑथर कहता है कि उसकी जो शॉप थी ना वो बाकी शॉप से बहुत डिफरेंट थी. उसकी शॉप में जाके ऐसा लगता था जैसे कि तुम चर्च में आ गए हो. Okay, once whoever had visited his shop
would feel that he or she had come to a church. जैसे कि कोई चर्च में आ गया, there would be a wooden chair. वहाँ पे क्या थी, एक wooden chair होती थी. You need to sit on the wooden chair and had to wait for Mr. Gessler's arrival. तुम जब भी उसके शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें शॉप पे कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वुडन चेयर होगी. उस वुडन चेयर पे जाते ही आप बैठ जाओ, उसके बाद आपको आवाज लगानी होती है, फिर मिस्टर गेस्लर्स जो हैं उनके अराइवल का आपको वेट करना होता है. उसके बाद जैसे ही आप आवाज लगाओगे, मिस्टर गेस्लर्स जो है वो ऊपर से उतर के आएंगे, या ही वुड कम फ्रॉम अपस्टेयर्स. ओके, और उसके बाद उनकी जो चप्पलों की आवाज है टिकटॉक की, वो एक अजीब सी आवाज होगी, एक अलग ही साउंड होगा, सुनाई देगा है. ठीक है, और वो चुपचाप से आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे. जब मिस्टर गेस्लर आपके सामने आते हैं, यू वुड फील ओके जस्ट ही हैड अवेकन फ्रॉम अ ड्रीम ऑफ मेकिंग द वुड. ऐसा फील होगा आपको जैसे वो आते हैं कि वो सपने में, जैसे अभी अभी वो एक सपने में से उठ के आए हैं, और उस सपने में भी वो क्या बना रहे थे, शूज ही बना रहे हो, अपने बूट्स ही बना रहे होंगे. मतलब इस तरह से ये लाइन इसलिए है कि वो खोए रहते हैं, आपकी बातों पे वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ शूज में इतने खोए रहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा कि वो अभी भी शूज ही बना रहे हैं. ठीक है, इसलिए ऑथर ने ये चीज ऑब्जर्व करी. उसके बाद ऑथर उनसे पूछेगा हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर. उससे पूछेगा कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं. उसके बाद वो कहेगा कि वो ठीक है. और हाँ, उसके बाद वो कहेगा कि तुम्हें कुछ ऑर्डर देना है या तुम्हें कोई शूज चाहिए, तो वो कहेगा कि यस ही नीड सम शूज. ऑथर ने बोला कि उसे कुछ शूज की जरूरत है. ओके, उसके बाद without speaking any word he would go in the another portion of the shop and he would bring a nice piece of leather. बिना कुछ बोले ही बहुत ज्यादा वो बात नहीं करता था, और बिना कुछ बोले ही वो शॉप के दूसरे कॉर्नर में जाएगा, दूसरे पोर्शन में जाएगा, और वहां से एक लेदर का पीस लेकर आएगा. एंड ही वुड हिमसेल्फ विस्पर व्हाट अ वंडरफुल या व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेदर इट इज. खुद से ही बोल देगा वो पहले कि देखो कितना सुंदर लेदर का पीस है. एंड द ऑथर वुड एडमायर इट टू. ऑथर भी उसकी तारीफ कर देता है. Okay, the next question will be he would be asking him that when do you need them. उससे वो पूछेगा कि तुम्हें इसकी कब जरूरत है. The author would reply as soon as you conveniently can. Okay, author उसे ये कहेगा कि जितना भी तुम्हें लगे कि तुम बना सकते हो, conveniently बना सकते हो, तुम आराम से बना सकते हो, तब तक मुझे बता दो. Then he would say tomorrow. तो वो कहेगा कि अपने काम को बहुत ही फ्रिक्वेंटली करता था, वो बहुत वेट करता था, डिले नहीं करता था, और वो कहता था कि मैं तुम्हें ये शूज कल ही बना के दे दूंगा. बट वंस ही हैड टू डिस्कस विद हिज ब्रदर. तो कहता था कि एक बार मैं अपने भाई से भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें कल ही दे दूँ. ओके, एक बार का इंसिडेंट ऑथर बताते हैं यहाँ पे कि ऑथर क्या कहते हैं कि एक बार मैं उसकी शॉप पे गया, और वहाँ जाके मैंने उसको ये कह दिया कि एक बार मैंने तुम्हारी दुकान से जो शूज़ लिए थे, वो शूज़ उन शूज़ में क्रैक आ गया है, उन शूज़ में दरार आ गई है. ओके, सो ही वुड लुक at the author mysteriously, accepting that he would rectify his statement or withdraw the statement. Okay, जैसे उसने ये बोला ना कि तुम्हारे शूज में कुछ दरार आ गई थी, तो वो इस तरह से ऑथर की तरफ देखा कि या तो इसने गलती से ये सेंटेंस बोल दिया है, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, सेंटेंस को सुधारना चाहिए, या इस सेंटेंस को इसे वापस ले लेना चाहिए. क्योंकि उसके शूज में वो खुद ये चीज एडमिट करता था कि उसके शूज में कभी दरार तो आ ही नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. ठीक है, उसके बाद भी ऑथर ने कहा नहीं नहीं ऐसा ही है, सच्ची में उन शूज में कुछ प्रॉब्लम है. Then he replied that okay, don't mind. He could send them back and he would rectify the shoes or he would return the money. उसने ये बोला कि ठीक है, अगर वो शूज वो वापस उसे रिटर्न कर दे, वापस भेज दे, या तो उसे सुधार देगा, और अगर वो सुधार नहीं पाते हैं तो वो उसके पैसे भी लौटा देगा. ठीक है, अब ये बात ऑथर बोल के और भूल जाता है. उसके बाद वो शूज मीन्स उसे देने नहीं आता है, रिटर्न नहीं करता है. तो अचानक से एक बार फिर से उसका दुकान पे जाना होता है, और उस टाइम वो किसी बड़ी फॉर्म के शूज पहन के चला जाता है, किसी अलग ही फॉर्म ने से, मतलब जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स है उनके यहाँ से उसने शूज खरीदे थे, और वो शूज पहन के वो वहाँ पर चला जाता है. ओके, जब वो जाता है वहाँ पे, तो जो मिस्टर गेस्लर होता है वो तो उसी का वेट कर रहे होते हैं. जो शू मेकर है, जो बूट मेकर है, वो तो उसी का वेट कर रहा था कि वो शूज लेकर आएगा,
उसे दिखाएगा, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही वाज लुकिंग एट द शू ओनली, ओके, एंड ही वाज mysteriously looking at the inferior covering part of the shoe। जो शूज का इंफीरियर, जो घटिया क्वालिटी का जो कवरिंग पार्ट था, उस कवरिंग पार्ट को बहुत तरीके से मतलब स्टेयर कर रहा था, ही वाज स्टेयरिंग एट इट, ठीक है, घूर के उसे देख रहा होता है। उसके बाद इमीडिएटली कहता है कि ये शूज तो मैंने नहीं बनाए। तो मीन्स जो बूट मेकर होता है वो कहता है ये शूज मेरे बनाए हुए नहीं है, ये शूज मैंने नहीं बनाए हैं। उसके बाद ओथर फिर से देखता है, वो सोचता है, फिर उसे याद आता है, वो कहता है कि हाँ। उसके बाद हाँ एक चीज और करता है वो शू मेकर, उसे उसके लेफ्ट पैर के शूज को टच करता है, उसके फिंगर से दबाता है, उसे देखता है कि जो लेफ्ट फुट वाला जो इसका शू है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। तो ऑथर को तुरंत समझ में आ जाता है, ऑथर रियली फेल्ट द सेम थिंग, ही रियली हैड प्रॉब्लम इन द लेफ्ट फुट, ओके, वियरिंग द शू। उसे सच्ची में प्रॉब्लम थी, तो उसे समझ में आ जाती है ये चीज़ें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, ये शूज़ तो मैंने आपके यहाँ से नहीं खरीदे थे, ये शूज़ तो मैंने बहुत बड़ी फॉर्म से खरीदे थे। अब जैसे ही बड़ी फॉर्म का नाम आता है तो वो उसके माइंड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो क्रिटिसाइज करने लगता है बड़ी फॉर्म्स को, that these big firms sell their goods by the advertisement only, okay, they don't give you good qualities, okay। तो वो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, इनके इनके जो बूट्स बिकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से बिकते हैं, ये तुम्हें कभी भी अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं। दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, वो इतना हार्ड वर्क कभी नहीं करते हैं जितना कि वो बूट मेकर करता है। तो वो बूट मेकर कहता है कि किस तरह से वो हार्ड वर्क करता है, किस तरह से वो बूट बनाता है। तो इस तरह से ऑथर को उसमें सिंपैथी से आने लगती है, और what he did, he ordered many piece of many pair of the shoes। तो उसे इस तरह से दया आती है उस पर कि हाँ वाकई ये बहुत मेहनत करता है, और इसलिए वो जो ऑथर होता है वो बहुत सारे जो पेयर होता है शूज के वो ऑर्डर कर देता है और ले आता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑथर कहता है कि he went to abroad and he hadn't gone there for 2 years, ठीक है, वो अब्रोड चला जाता है और 2 साल तक वो वहाँ पर नहीं जा पाता है उसकी, क्योंकि पहले से उसने बहुत सारे शूज ऑर्डर कर दिए थे, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। नाउ व्हाट हैपेंड देयर कि जब 2 साल बाद वो रिटर्न आता है, वापस आता है, तो दोबारा से उस शॉप को जब वो विजिट करने जाता है तो वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि कोई 75 ईयर्स ओल्ड कोई आदमी है, जो वो सपोज करता है, मतलब बहुत ही बूढ़ा है, उसके बाल पूरे ग्रे हो चुके हैं, वेरी थिन, और बहुत ही सर में बहुत ही कम बाल हैं, कमर झुक चुकी है। तो वो गेस करता है कि शायद ये जो इसका जो बड़ा भाई है बुक मेकर का वो होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसे पता चलता है, जो वो शू मेकर होता है वो उसे बताता है कि उसके जो बड़े भाई है उनकी डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऑथर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, ऑथर को सिर्फ सॉरी फील होती है, और उसके बाद उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ ऑर्डर देने हैं क्या, या तुम्हें और शूज लेने हैं क्या। देन ही ओके, उसे ऑथर को डेफिनेटली शूज चाहिए थे, वो 2 साल बाद आया था, तो उसने कुछ ऑर्डर दोबारा से दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ऑर्डर दिए तो उसके बूट्स वापस बन के तैयार आ जाते हैं, हो जाते हैं, और वो मीन्स अभी तक उसने पे नहीं किया था, उसने चेक नहीं दिया था। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि एक दिन ऑथर उसी गली से निकल रहे होते हैं, और उसे वो आपकी बार जो शूज़ बनाए थे उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो क्या करता है कि ही थॉट ही वुड से हिम थैंक्स एंड शुड गिव द चेक एज वेल। तो सोचता है कि वो उसे चेक भी दे देगा और उसे थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसके शूज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अब वो जैसे ही वहाँ पे शॉप पे जाता है, ओके, देन ही शो देयर वाज अनदर इंग्लिश मैन देयर, okay, and the shoemaker was a German man, okay, and he used to speak German accent as well. As you will go through the chapter, you will see there was a German accent only. Whenever the bootmaker he speaks in German language only. वो जर्मन लैंग्वेज में भी बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता है, ओके, ऑलराइट। सो वहाँ पे कोई इंग्लिश मैन होता है, देन ही आस्क्ड फॉर मिस्टर गेसलर, तो मिस्टर गेसलर के लिए भी पूछता है कि वो कहाँ है। देन he gave a shocking news to him, Moses शॉकिंग न्यूज देता है, एंड दैट वाज he was no more, वो इस दुनिया में नहीं रहे। व्हाई इज इट सो? तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनकी एज भी अभी इतनी नहीं थी, एंड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, उसे क्या हुआ होगा ऐसा, दैट ही वाज डेड। Okay, then he came to know by the Englishman that he told that doctor told him he kept him starved, उसे बताया कि वो अपने आप को भूखा रखता था,
Okay, and the cause of his death is starvation. Starvation मतलब भूख के कारण उसकी डेथ हुई थी. And what was the reason for behind this starvation? क्योंकि वो कमाता भी था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था. तो इस starvation के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या खोज रहा होगा? And he told that whatever he earned from this making shoes, okay, then he paid the rent and used to buy the leather only. ठीक है. वो जितना भी कमा पाता था उसमें वो अपने घर का किराया देता था और जो लेदर है, लेदर खरीदता था. ठीक है. और वो खुद इंग्लिश मैन कहता है कि डॉक्टर खुद सरप्राइज थे, खुद शॉक थे कि इतने दिनों तक वो भूखा रह के भी जिंदा कैसे रह गया है. मतलब वो ऐसा लगता था कि वो कुछ भी पैसे अपने खाने पीने पे खर्च नहीं करता था. whatever he earned he used to spend in paying the rent and buying the leather only. Okay, उसके बाद इंग्लिशमैन कहता है कुछ भी हो, जो भी बात है, बट आफ्टर ऑल ही वॉज अ गुड बूट मेकर. वो शूज बहुत अच्छे बनाता था, बहुत अच्छे शूज बनाता है. एंड द ऑथर ऑल्सो रिप्लाइड द सेम दैट यस ही used to make good books. Okay, that was the chapter I have explained, and that was the chapter 5th, the quality.